नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कर्नाटक के परिणाम आए, यूपी में निकाय चुनाव का परिणाम भी आया और इसी के साथ नतीजा भी आया स्वार सीट का। स्वार सीट रामपुर में है और रामपुर को आजम खान का सियासी किला माना जाता है, लेकिन योगी की प्रचंड आंधी में रामपुर का यह किला ध्वस्त हो गया। 42 साल में यह पहला मौका है जब आजम में उनके परिवार और उनके किसी करीबी के पास कोई सियासी पद नहीं है। रामपुर में आजम युग का समापन हो गया। रामपुर में सांसद भी बीजेपी का हो गया। रामपुर में विधायक भी बीजेपी का है और अब स्वार की सीट अपना दल बीजेपी गठबंधन के हिस्से चली गई है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आजम खान एक वक्त यूपी की सियासत के केंद्र में हुआ करते थे। रामपुर उनका गढ़ था, लेकिन बीते 2 सालों में ही आजम का यह किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 2022 में आजम ने विधायक बनने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने उनसे यह सीट छीन ली। आजम की सदस्यता गई। उपचुनाव में सीट बीजेपी के आकाश सक्सेना ले गए और स्वार सीट पर चुनाव हुआ तो सपा की हार हुई और सीट अपना दल के शफीक अंसारी ले गए। बीते 42 सालों में यह पहला मौका है जब आजम के परिवार में किसी के पास कोई सियासी पद नहीं है। स्वार सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने यहां हिंदू कार्ड खेला, जबकि बीजेपी और अपना दल ने शफीक अंसारी को प्रत्याशी बनाया। रामपुर का 55% मुस्लिम वोटर बिखर गया। आजम खान ने चुनावी सभा में कहा था कि रामपुर का चुनाव जीत कर दिखाओ तो रामपुर छोड़ दूंगा। स्वार की इस जमीन पर जो सड़कें बनी हैं, जो चमक दिखाई दे रही है, वो मेरी कलम से आई है। ये चैलेंज था रामपुर की सियासत में सबसे मजबूत रसूख रखने वाले आजम खान का। आजम खान ने यह डायलॉग स्वार विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान के चुनाव प्रचार के दौरान बोला था। इसी डायलॉग के बल पर वहां लोगों से अनुराधा के लिए वोट मांगे। आजम ने यहां 5 रैलियां की, लेकिन स्वार की जनता ने आजम खान को नकार दिया। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर उनकी प्रत्याशी अनुराधा चौहान भाजपा और अपना दल के प्रत्याशी शफीक अंसारी से हार गई। इस हार के साथ ही रामपुर में आजम का सियासी किला ध्वस्त हो गया। इससे पहले वो रामपुर शहर में खुद अपनी सीट हार चुके हैं। बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। आजम के 42 साल के राजनीतिक करियर में यह पहली बार है जब उनके परिवार या उनके गढ़ का कोई भी करीबी विधायक या सांसद नहीं है। आजम का यह सियासी पतन एक दिन में या एक चुनाव से नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। इसमें एक थी रामपुर की स्वार सीट, जो आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के अयोग्य करार दिए जाने के बाद खाली हुई थी, और दूसरी थी मिर्जापुर की 96 सीट। दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपना दल के गठबंधन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। स्वार में बीजेपी अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की प्रत्याशी अनुराधा चौहान को 8,834 वोटों से हरा दिया। मिर्जापुर की 96 सीट पर भी बीजेपी गठबंधन की रिंकी कोल चुनाव जीती। इन दोनों सीटों में प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित सीट रामपुर की स्वार विधानसभा सीट थी। इस सीट पर आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कि जमीनी हकीकत आजम खान जी को समझना चाहिए और इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता अब झूठे वादों पे नहीं चलने वाली, उसे विकास चाहिए और विकास देने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है, एनडीए की। पसमानदा समुदाय से आने वाले शफीक अहमद अंसारी जी को अब की बार हमने चुनाव लड़ाया और जनता ने जिस प्रकार से, स्वार की जनता ने, रामपुर की जनता ने जिस प्रकार से उन पर भरोसा जताया, हमने अंतिम किला अन्याय का ढहा दिया। स्वार सीट पर 44% मतदान हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव से 14.24% कम। 3 लाख मतदाता थे। 1,35,000 लोगों ने ही मतदान किया। स्वार सीट पर 55% मुस्लिम वोटर्स। पीस पार्टी को 4,000 वोट मिले। मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ। नवाब परिवार का साथ अपना दल को मिला। बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा। हिंदू वोट अपना दल के साथ एकजुट हुआ। शफीक अंसारी कभी आजम के करीबी थे,
शफीक और उनकी पत्नी दोनों नगरपालिका के अध्यक्ष रहे हैं। शफीक अंसारी की जनता में मजबूत पकड़ है। उत्तर प्रदेश में आजम खान के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक बना। सपा सरकार में आजम का जलवा किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता था। स्टेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से चलती है। लेकिन आजम के इस जलवे को साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो गया। आजम को जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी जेल हुई। जब आजम ने रामपुर के अफसरों से जूते साफ करवाने वाला डायलॉग मारा था, उन दिनों वहां के डीएम आंजनेय कुमार थे। उसी दौरान कुछ किसानों ने जौहर यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से जमीन लेने की शिकायत आजम खान के खिलाफ की। डीएम ने उस पर जांच के आदेश दिए और देखते ही देखते आजम खान पर 98 मुकदमे दर्ज हो गए। आजम को भूमाफिया घोषित कर दिया गया। 2017 के चुनाव में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से सपा के विधायक चुने गए। अब्दुल्ला के सामने बसपा से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खान ने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाया। जांच में सामने आया कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा और नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। आज रामपुर में आजम खान और उनके परिवार का सियासी किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूपी के निकाय चुनाव में योगी की व्यूह रचना के सामने सारे विरोधी ध्वस्त हो गए। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया हो गया। अखिलेश यादव की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि नगर निगम की 7 सीटों पर सपा तीसरे नंबर पर चली गई है, तो वही मायावती अब ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं। यूपी में नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बीजेपी का जादू चला। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव को लगा झटका, बुलडोजर ने साइकिल को पटका। आज से बहन जी बौखलाई, ईवीएम पर उंगली उठाई। भाजपा ने किया क्लीन स्वीप, योगी का प्लान सबसे सटीक। यूपी के 17 नगर निगम में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का खाता नहीं खुला। नगर निगम में सपा 7 सीटों पर तीसरे और 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इसकी वजह से मुस्लिम वोटर्स में बंटवारा हो गया और सपा को दूसरे या तीसरे नंबर पर खिसकना पड़ा। वाराणसी, गाजियाबाद और आगरा ऐसी नगर निगम सीटें हैं जहां भाजपा को लगातार 7वीं बार मेयर मिला है। वहीं कानपुर और गोरखपुर में लगातार 4थी बार, झांसी और आगरा में बीजेपी ने पूर्व विधायकों पर दाम लगाया, जो हिट साबित हुआ। सपा ने कानपुर और मेरठ में अपने विधायकों की पत्नियों को प्रत्याशी बनाया, मगर वो अपनी दोनों सीट्स नहीं बचा पाई। जबकि कानपुर में तो सपा ने पूरी ताकत झोंकी। यहाँ अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने रोड शो भी किया, लेकिन कानपुर की मेयर सीट्स नहीं बचा पाई। सहारनपुर में तो बसपा जीते जीते हार गई। 2 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। प्रयागराज की सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रही। चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी। भाजपा ने 2 बार मेयर रही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता का टिकट काट दिया था। पार्टी ने गणेश केसरवानी को प्रत्याशी बनाया और वो 1,29,394 वोटों के बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रहे। सीएम योगी ने सभी 17 नगर निगम सीट्स पर रैली की थी। इनमें से 17 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, यानी योगी का जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 नगर निगम सीट्स पर रोड शो और रैलियां की थी। सपा सभी 7 सीटें हार गई। इनमें से 3 सीटों पर तो सपा तीसरे नंबर पर रही है। सबसे पहले 17 मेयर सीट पर बीजेपी की जीत को आप समझिए। यूपी में सवर्ण मतदाता भाजपा के लिए भाग्य विधाता बना। 11 सीटों पर सवर्ण वोटर्स 50% से ज्यादा है। 5 सीटों पर 40% से ज्यादा रहे। आगरा में सवर्ण वोटर्स 34%। बसपा ने 11 मुस्लिम वोटर्स प्रत्याशी उतारे। ओवैसी की पार्टी ने भी सपा का नुकसान किया। मुस्लिम वोट एकजुट न रहकर बढ़ गया। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष में भी विरोधी बीजेपी से पीछे रहे।
सीएम योगी ने 44 जिलों में रोड शो रैली की। इसके जरिए उन्होंने 106 नगर पालिका सीटों को कवर किया। इनमें से करीब 42 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, यानी नगर पालिका में योगी का जीत का स्ट्राइक 40% रहा। अखिलेश यादव ने जिन 10 सीटों में रोड शो रैलियां की, वहां पर कुल 19 नगर पालिका सीट्स हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की, यानी अखिलेश का नगर पालिका में जीत का स्ट्राइक रेट 15% रहा। निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को हृदय से अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सुशासन और विकास का पक्ष लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और संगठन के कुशल शिल्पी के रूप में जो पूरा संगठन का सिस्टम, उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। मैं प्रदेश की आम जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सब लोगों ने सराहना की है। 17 के 17 नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में बीजेपी जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐतिहासिक जीत है ये पूज्य महाराज जी की मेहनत, उन पर विश्वास, कानून व्यवस्था की जीत है। गोरखपुर में निरंतर जो विकास हुआ है, रोजगार मिला है, ये उसकी जीत है। लोगों का विश्वास है कि अब हम अपना खुद का बोर्ड बनाए, अपने मेयर साहब यहाँ पर आ गए, ये ऐतिहासिक जीत है। ट्रिपल इंजन की सरकार की स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी हो जाएगी। आप देखिएगा कि आप जितना विकास आप देख रहे हैं, अब इसकी गति में बहुत स्पीड आ जाएगी। योगी का ट्रिपल इंजन फॉर्मूला काम कर गया, तो वहीं पर 18 प्रभारी मंत्री भी अपनी अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। सीएम योगी के ट्रिपल इंजन के फॉर्मूले से बीजेपी ने पहली बार यूपी में महापौर की सीट्स पर क्लीन स्वीप किया। 2017 के बाद सपा इस बार भी महापौर की सीट पर खाता न खुल सका। वहीं बसपा ने सहारनपुर और आगरा में बीजेपी को टक्कर तो दी, लेकिन एक भी सीट यूपी में जीत न सकी। कांग्रेस का इस बार भी निकाय चुनाव का परफॉर्मेंस खास न रहा। सबसे रोचक बात तो ये कि निवर्तमान मेयर अभिलाषा गुप्ता, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बूथ पर बीजेपी हार गई। यूपी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक और जहां जीत का परचम लहराया, तो वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी पार्टी ने चुनाव जीता। बीजेपी को अपना मुस्लिम कार्ड आगे भी चलने की उम्मीद जगी है और ये विपक्ष के लिए चिंता का बड़ा सबब है। इस चुनाव में योगी का आक्रामक प्रचार माफिया पर बीजेपी के लिए प्लस रहा। प्रयागराज में योगी ने बिना अतीक का नाम लिए जो बोला, वो बीजेपी के लिए बूस्टर डोज बन गया। यहाँ पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। चुनाव के दौरान ही योगी ने कहा कि जनता जो चाहेगी वही होगा। यूपी किसी अपराधी, किसी माफिया की बपौती नहीं है। हम लोगों ने तय कर दिया, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बर्बाद कर दिया था, अब उत्तर प्रदेश इनकी बपौती नहीं है। उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की बपौती है। ये जो चाहेगी वही होगा। यूपी में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से यह साफ हो गया कि यूपी का विश्वास योगी के साथ है और योगी ने विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजपथ में महाठग सुकेश चंद्रशेखर की। महाठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से करोड़ों की ठगी कर और 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। जेल में रहकर भी सुकेश चंद्रशेखर लगातार ठगी करता रहा। जेल के बैरक में ऐशो आराम से रहता है, जिसका वीडियो हाल ही में सामने आया। लेकिन अब दिल्ली के मंडोली जेल से एक और खुलासा हुआ। जेल में रहकर क्या है महाठग सुकेश का लैंडलाइन वाला खेल, देखिए इस रिपोर्ट में।
सुकेश चंद्रशेखर। आरोप 200 करोड़ की ठगी। ये तस्वीरें इसी साल के फरवरी महीने की हैं। दिल्ली में मंडोली जेल में जब जेल प्रशासन का छापा पड़ा तो सुकेश फूट फूट कर रोने लगा। सुकेश के पास से 1.5 लाख की चप्पल और 80 हजार के 2 जीन्स भी मिले थे। सुकेश मंडोली जेल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इस वीडियो को बाहर आए महीना भी नहीं बीता था कि सुकेश चंद्रशेखर ने इसी मंडोली जेल से एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। जेल से महाठगों का लैंडलाइन वाला खेल। सुकेश चंद्रशेखर पर जेल के लैंडलाइन फोन को ही टेम्पर करने का आरोप। मंडोली की जेल नंबर 13 में बंद सुकेश ने लैंडलाइन फोन सिस्टम से छेड़छाड़ किया और ना जाने 2 महीनों में कितने लोगों से अवैध तरीके से बात किया। दिल्ली का सुपर ठग सुकेश चंद्रशेखर की एक और वारदात सामने आई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस से लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन पूरी तरह से हैरान है। दरअसल हुआ यूं है कि 9 और 10 मई को सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल के सरकारी नंबर से छेड़छाड़ करने के बाद अपने कई परिजनों के साथ साथ अपने कई दोस्तों को फ़ोन किया, जिसके बाद अब इस खुलासे के सामने आने के बाद एक सवालिया निशान इस तिहाड़ जेल प्रशासन के साथ है। तमाम उन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पे लगता है कि सरकारी नंबर के साथ छेड़छाड़ कैसे हुई। इस पूरे मामले में मंडोली जेल के कुछ स्टाफ और सेवादार बने कैदियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार सुकेश के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुकेश को कोर्ट ने 1 हफ्ते में 3 बार लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। सुकेश पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि सुकेश ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर लैंडलाइन फोन से अपने लोगों को कॉल किया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कौन से अधिकारी थे जिनकी मिलीभगत से सुकेश चंद्रशेखर को सरकारी नंबर के छेड़छाड़ करने के बाद डायल करने की सुविधा दी गई, जिसके बाद अब सुकेश चंद्रशेखर पे जहां पहले ही 200 करोड़ की ठगी के आरोप लगे थे, उसके बाद एक और गंभीर आरोप सामने आए हैं और जिसको लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन जांच कर रहा है कि तिहाड़ के दौरान सरकारी नंबर से सुकेश चंद्रशेखर ने किससे बात करी और क्या क्या बात की गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब फरवरी महीने में सुकेश के बैरक से इतना बड़ा खुलासा हुआ था, इसके बावजूद भी जेल प्रशासन सुकेश पर निगरानी क्यों नहीं रख पाया। सुकेश ने तिहाड़ जेल में रहते हुए भी करोड़ों की ठगी की। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर जेल से कोई नया कांड किया है। अगर सुकेश ने जेल के अंदर से फिर ठगी की है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या किसी साजिश के तहत सुकेश की मदद की गई। सुकेश ने जेल से किन लोगों को कॉल किया। ये वो सवाल है जिनका जवाब सही और पारदर्शी जांच के बाद ही बाहर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बारह मई को घोषित हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों ने आचार्य कुलम के छात्रों को भी खुश कर दिया। यहां कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों का परिणाम 100% रहा। कक्षा 10 में 98.80% अंकों के साथ आदित्य खैतान और स्वप्निल भारती ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर कब्जा कर लिया। वहीं कक्षा 12 में भी 98.80% अंकों के साथ राघव गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10 से 26 और कक्षा 12 से 20 बच्चों ने अलग अलग विषयों में 100% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अक्षता अग्रवाल ने सूचना तकनीकी विषय में पूरे 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जबकि कक्षा 12 में संस्कृत में आरेश, आदिशा ग्रोवर, कुमार अवनीश, वंशिका कुमार, मृत्युंजय सिंह, राघव गुप्ता, सुचिता साही, निहारिका त्यागी और सत्यम आदर्श ने काफी अच्छे अंक हासिल किए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष डॉक्टर रितंबरा और प्राचार्य श्रीमती आराधना कौल ने सभी बच्चों और समस्त स्टाफ को आशीर्वचन और शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर और जाट शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। जगदीप धनखड़ को 1993 की एक तस्वीर भी भेंट की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सेना के विमान MI-17 से पुष्कर पहुंचे थे, जहां विधायक सुरेश रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।